और हम वैदिक की बात करते हैं। वैदिक में आप अपने पिछले जन्म, इस जन्म, आने वाले जन्म, इवन आप अपने घर का वास्तु भी देख सकते हैं सिर्फ कुंडली से। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। मुझे 20 ईयर्स हो गए हैं। मैंने 20 ईयर्स में कभी किसी के घर विजिट नहीं किया, लेकिन मैं बता सकती हूँ कि आपके इस एरिया में प्रॉब्लम है, इसको ठीक कीजिए। ठीक है। तो हम इस जो मैंने ये कोर्स डिजाइन किया, इसमें भी हमने यही चीज की है कि आप एक वैदिक जीत सीखने के बाद आप किसी भी फॉर्म में जाइए, आपको वो हर चीज समझ में आएगी, आप वो हर चीज कर पाएंगे जो चीजें आप करना चाहते हैं। ठीक है। तो इसी से हम स्टार्ट करते हैं। 12 राशियां हैं, 12 ही भाव हैं। हर राशि का अपना एक स्वामी तत्व है, हर उसका अपना एक स्वामी है, और उसके स्वामी के अकॉर्डिंग ही उसका स्वभाव भी होता है। ठीक है। हर राशि का एक स्वामी है, और हर ग्रह को 2 राशियां दी गई हैं। अब उनको 2 राशियां दी गई हैं तो दोनों राशियों का सेम फ्लेयर नहीं है। जैसे कि मेष राशि, मेष राशि का स्वामी मंगल है। ये एक चर राशि है और इसका जो सिंबल है वो मैंडा है। जैसे आप एक बच्चे को एक जगह बिठा नहीं सकते, वो बार बार दूसरी चला जगह चला जाता है, उसी तरह मैंडे को आप वेल फोकस नहीं कर सकते कि बस यहीं पे बैठो और ये चीज देखो। वो बार बार घूम जाएगा। उसी तरीके से मेष लगन वाले जो होते हैं या मेष राशि वाले जो लोग होते हैं, वो थोड़े से चंचल स्वभाव के, हर चीज में तेजी करते हैं। ये वो बच्चे हैं जो आधी बात सुनते ही भागते हैं। दूसरी मंगल की राशि है वृश्चिक। वृश्चिक का सिंबल अगर आप देखें तो ये बिच्छू है। बिच्छू का मतलब है पीछे से डंक मारना, यानी कि सामने से नहीं, पीछे से वार करना। मेष राशि वाले जहां सामने से कहते हैं आजा लड़ ले, मैं यहाँ बैठा हूँ, आजा मेरे पास, वहीं वृश्चिक राशि वाले हमेशा पीछे से वार करते हैं। वो पहले सामने से तो बात खत्म कर देते हैं, लेकिन पीछे से वो कहीं ना कहीं आपको हिट करने की कोशिश जरूर करते हैं। आज करें, कल करें, कभी भी कर सकते हैं। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है और इसकी आकृति बैल की है। बैल बहुत सुंदर होते हैं, बहुत वजन उठा सकते हैं, मेहनत कश हैं, तो वृषभ राशि वाले मेहनती बहुत होते हैं। लेकिन शुक्र की दूसरी राशि है तुला, उसका स्वामी भी शुक्र है। अब यहाँ पर शुक्र जो है बहुत ही तोल मोल के बात करता है, यानी कि जहां पर वृषभ राशि वाले मेहनत करने वाले हैं, वहीं तुला राशि वाले मेहनत करने वाले नहीं हैं। वो हर चीज में अपना फायदा, अपना लाभ पहले देखते हैं। उसी तरीके से मिथुन राशि, मिथुन राशि का सिंबल दो मेल फीमेल जेंडर है, और इसका स्वामी बुध है। अब यहाँ पर ये क्या है, मौज मस्ती पसंद करते हैं, ये प्लानर नहीं है। ये आज खाया आज ही मुका दिया, इस चीज पर फोकस करते हैं। वो कभी ये नहीं सोचते कि कल क्या होगा, कल कैसे करना है, फ्यूचर कैसे प्लान करना है, नहीं। मिथुन राशि वाले बहुत अच्छे प्लानर नहीं होते। इसी से उलट है इनकी दूसरी राशि वृश्चिक। कन्या राशि के स्वामी भी बुध हैं। कन्या राशि वेल प्लान्ड है। वो कहती है कि बेटा मैं प्लान के बिना घर से बाहर पैर भी नहीं रखूंगा। पहले मीटिंग पक्की होगी, प्लेस पक्का होगा, सामने वाला पहुंचेगा तो मैं पहुंचूंगा। वो इतना प्रैक्टिकल चलते हैं। और वहीं कर्क राशि जिसका स्वामी चंद्रमा है, वाटरी एलिमेंट है, केकड़ा है इसका सिंबल, पानी में रहना। ये इमोशनल है बहुत ज्यादा, वाटरी एलिमेंट है, इसलिए चंद्रमा इसका सिंबल है। तो पानी का क्या है गुण स्वभाव, कि उसमें आप चीनी डालोगे तो वो घुल जाएगा, नमक डालोगे तो वो घुल जाएगा, वो अपना स्वभाव छोड़ देता है। वो सामने वाला जैसे जाता है वैसा ही एक्सेप्ट कर लेता है। सिंह राशि का स्वामी सूर्य है। सिंह जैसे कि आप देख रहे हैं, सिंह राशि वालों का चेहरा गोल होता है और खाने पीने के ज्यादा शौकीन रहते हैं, फुर्तीले होते हैं, लेकिन जब तक सर पर ना पड़े तब तक नहीं करते। और शेर भी जब तक भूख ना लगे तब तक वो कुछ भी करने के लिए रेडी नहीं होता। उसी तरीके से धनु राशि, धनु राशि का सिंबल, धनु राशि के स्वामी गुरु, सिंबल है आधा इंसान आधा घोड़ा, हाथ में धनुष बाण, वेल फोकस्ड। अगर 10वीं क्लास में सोच लिया डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर ही बनना है, फिर उसको और कोई स्ट्रीम नजर नहीं आएगी। उसी से उलट है मीन राशि, उसका स्वामी भी गुरु है। दो फिशेस हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि हम अपने ही परिवार में या घर पे रहते हैं तो दूसरों से हमारे विचार अलग हो सकते हैं, बट ये जोड़े में रहना पसंद करते हैं। इनको हमेशा अपने आसपास कोई चाहिए। कुछ लड़कियों को आप देखेंगे जो हमेशा फ्रेंड रहती हैं, कुछ लड़के होते हैं जो हमेशा फ्रेंड रहते हैं, वो सारी जिंदगी फ्रेंड फ्रेंड करते रहते हैं। तो ये उन सब में आते हैं। उसी तरीके से मकर राशि, मकर राशि का स्वामी शनि है। मकर ऊपर से सख्त है, अंदर से नर्म है, पानी और धरती दोनों पे रह लेता है,
ये थोड़ा सा डुअल है और खतरनाक भी है। मेहनती हैं, बहुत जल्दी आपकी फीलिंग्स का उन पर असर नहीं होता। कुंभ राशि वाले, जहां पे एक मटका लिए एक इंसान सर्व कर रहा है, वो दूसरों की हेल्प करना जानते हैं, मदद करने के लिए तैयार हैं। ये शनि की मूल त्रिकोण राशि भी है। यहाँ पर जितने भी हाई रैंक्ड ऑफिसर आपको मिलेंगे जो अपनी जॉब को बड़ी ईमानदारी से करते हैं, वो कुंभ राशि वाले जरूर मिलेंगे। ये एक छोटा सा डेमो है उन राशियों का, ताकि आपको उनके सिंबल से भी समझ में आए कि कैसे उनका स्वभाव उनको रिप्रेजेंट करता है। अब आते हैं एक छोटा सा डेमो, ये भी। एक मिनट। आपने सोचेंगे कि एकदम से ये राशियों के बारे में तो बता दिया, लेकिन ये कैसे देखना है वो भी थोड़ा सा हम बताएं। तो जब भी हम कुंडली बनाते हैं, कोई भी आप सॉफ्टवेयर ले सकते हैं, एस्ट्रोफ्रेम ले सकते हैं, इसके अलावा अगर आप कोई और ऐप में कंफर्टेबल है वो भी आप ले सकते हैं। ये हमारी कुंडली है, 12 भाव हैं। 12 भाव हमारी जिंदगी का आईना है। इसी से हमें पता चलता है कि हम इस दुनिया में क्या करने आए हैं, और हमें जो लोग मिल रहे हैं वो क्यों ऐसे मिल रहे हैं। कई बार बहुत मीठे मिलते हैं, कुछ लोग बहुत ही बुरे मिलते हैं, हम उनके साथ अच्छा करते रह जाते हैं, लेकिन वो हमारा एडवांटेज लेके फिर आगे निकल जाते हैं। तो वैसा क्यों होता है? हर आत्मा का अपना एक प्लान है। हर आत्मा अपना एक प्लान लेकर पैदा हुई है कि कैसे मित्र, कैसे रिश्तेदार, कितना धन, कितना काम वो करेंगे अपने जीवन में। तो हर भाव का एक डेमो है। जैसे हमने राशियों का स्वभाव बताया, वैसे ही अब हम भाव का बताएंगे। ये हाउसेस जो हैं, इनको हम भाव कहते हैं। भाव, ठीक है। इसको हाउस भी कहते हैं, इसको लाल किताब के अलाउड उस भाषा में खाना भी कहते हैं, खाना नंबर। पर फर्स्ट हाउस ये लगन है। लग्न का मतलब है आत्मा, कि आत्मा इस दुनिया में क्यों आई है, इस आत्मा को यही नंबर राशि क्यों मिली है। सबकी अलग हो सकती है, यहां पर सिर्फ हमने वन डाला है, ठीक है। आत्मा यानी कि मैं स्वयं, मैं कैसा हूं। मैं आया तो मेरी दुनिया स्टार्ट हुई, उससे पहले तो मैं था नहीं, तो मुझे नहीं पता मेरा परिवार कैसा था। लेकिन जैसे ही मैं दुनिया में आया, मुझे एक लग्न मिला, मुझे एक राशि मिली, मुझे एक घर मिला, मुझे परिवार मिला, धन मिला, कि मुझे धनी घर में मिलना आना हुआ है या मैं किसी गरीब घर में पैदा हुआ हूं। तो पहला हाउस जो है, वो आपके चेहरे को रिप्रेजेंट करता है कि चेहरा कैसा हो। अगर अगर मेष लगन है तो चेहरा थोड़ा सा तीखा शेप लिए होगा, जो मॉडल्स का होता है। और अगर वृषभ राशि है तो चेहरा थोड़ा सा ब्रॉड होगा, आंखें बड़ी बड़ी मोटी मोटी सी होंगी। अगर सिंह लगन होगा तो चेहरा बिल्कुल गोल होगा, और अगर मीन लगन है तो चेहरा छोटा सा होगा। तो चेहरे को रिप्रेजेंट करती है उनकी राशि। और यहाँ पर हम फर्स्ट हाउस से देखते हैं हमारा चेहरा, हमारी आंखें, हमारा नाक। आंखों को सिंबलाइज ये हाउस भी करता है, लेकिन क्योंकि चेहरा है, तो यहाँ पर बैठा प्लेनेट आपके पूरे चेहरे के नैन नक्श को भी रिप्रेजेंट करता है, कि चेहरा सुंदर होगा, कलर फेयर होगा, या डस्टी होगा, या ब्राउनिश होगा, ठीक है। सेकंड हाउस हमारा परिवार है, हमारा धन है, हमारा घर है, जहाँ हमारा जन्म हुआ। अब जब हमारा जन्म हुआ है तो हमारे छोटे भाई बहन भी होंगे। तो छोटे भाई बहन हम देखते हैं थर्ड हाउस से। थर्ड हाउस है छोटे बहन भाई हमारा। अब ये चेहरा है तो ये नेक है, और ये नेक है तो ये शोल्डर है, ये हैंड है, इसको हम हैंड कहते हैं। राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, ऐसे। तो छोटे बहन भाई, अब जब हम पैदा हुए तो हमारी कोई यात्रा भी होगी। तो छोटी यात्रा जो है, जैसे दिल्ली से पंजाब तक जाना, आप अपने एरिया से समझ लीजिए 5 से 6 घंटे तक का जो हम सफर करते हैं, वो थर्ड हाउस से देखा जाता है कि हमारी यात्रा होगी या नहीं होगी। ये हमारा वाणी का हाउस भी है, सेकंड हाउस, जीवा। और सेकंड थर्ड हाउस हमारा, कि हम सामने वाले से कैसे कम्युनिकेट करेंगे। तो ये हमारा पराक्रम भी है। फोर्थ हाउस है हमारा घर। घर सुंदर होगा, किराए का होगा, अपना होगा या नहीं होगा। ये है हाउस माँ का। ये है हाउस आपकी गाड़ी, आपका वाहन, आपका घर, आपकी 10th क्लास तक की पढ़ाई। कि 10th तक आपने पढ़ाई कैसी की, क्या उसमें अड़चन आई, क्या आप फेल हो गए, क्या आप पास हो गए, क्या घर में कलेश रहता था कि आप पढ़ाई कर ही नहीं पाए, या आपकी पढ़ाई पर किसी ने ध्यान नहीं दिया।
ये हम फोर्थ हाउस से देखते हैं। फिफ्थ हाउस से हम देखते हैं आपकी ट्वेल्थ की पढ़ाई। यहाँ पे आता है आपका कंपटीशन। यहाँ पर आता है आपका लव, कि आपका प्रेमी कैसा होगा। ये है आपकी पहली संतान। फिफ्थ हाउस है आपके पिछले जन्म के कर्म, कि आप अपने पिछले जन्मों से क्या लेकर आए। तो इसे हम देखते हैं पिछले जन्म। ये सारा आपको वैसे लिखा हुआ भी मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा खिचड़ी पक रही है, तो हो सकता है आपको लगे अरे समझ में नहीं आ रहा, बट रिकॉर्डिंग मिलेगी तो समझ में सब आए। ठीक है। अब जब हम आ गए दुनिया में तो हम कभी बीमार भी पड़ेंगे, कोई हमारा दुश्मन भी बनेगा। तो छठा घर है हमारा रोग, हमारा ऋण, हमारा दुश्मन। जब प्रेम होगा तो कोई प्रेमिका और भी कोई आशिक होगा, वो पिटेगा भी। तो छठा घर भी हमें देखना ही पड़ेगा। छठा घर है हमारा मामा, हमारा नान का परिवार भी यही है, यानी कि माँ के छोटे बहन भाई। हम सिक्स्थ हाउस से देखते हैं। रिश्तों का अलग एक चार्ट है पूरा, वो आपको मिलेगा। ठीक है, जिसमें हर रिश्ते का पड़ोसी अड़ोसी सब मिलेंगे। सेवंथ हाउस है हमारा पति, हमारा पत्नी। और ये है पब्लिक रिलेशन, कि आप पब्लिक में कैसे खड़े हैं। आपको दुनिया किस नाम से जानती है। कुछ लोगों को पति के नाम से जानते हैं, कुछ पत्नी के नाम से जानते हैं, कुछ आपके काम की वजह से जानते हैं, कोई आप सांझे का बिजनेस करते हैं तो उससे जानते हैं। एट्थ हाउस है, अच्छा सुनो, इसमें बॉडी पार्ट्स रह गए। ये शोल्डर था, ये हार्ट है, यहाँ पे लीवर भी आता है, और यहीं पे पैनक्रियास भी आती हैं, लंग्स भी आते हैं। अच्छा, फिफ्थ हाउस में आता है आपका अपर टमी। ये भी आपको आगे प्रेडिक्ट करना सिखाएंगे कब कहाँ दर्द होगा। ये है लोअर टमी। ठीक है। और ये है हमारा प्राइवेट पार्ट, सेवंथ हाउस। एट्थ हाउस है हमारा एनल पार्ट, और एट्थ हाउस है हमारा ससुराल। ये मेरा ससुराल है। और एट्थ हाउस हमारी कमर का हिस्सा भी है, कमर आ जाती है इसमें। ठीक है। हमारी पैतृक संपत्ति, पैतृक बीमारी, हम एट्थ हाउस से देखते हैं। अब जरूरी नहीं है माँ बाप आपके लिए प्रॉपर्टी छोड़ के जाएं, हो सकता है उनको कोई जेनेटिक प्रॉब्लम थी वो आपके पास आ गई, आपको लो ये क्या मिल गया हमें। और कई बार माँ बाप ऋण ले लेते हैं तो वो आपको चुकाना है। कई बार उनकी प्रॉपर्टी है तो अचानक से आपको प्रॉपर्टी मिलेगी। तो ये हाउस जो है ना सडनली है। छठे घर के दुश्मन आपको पता है कि ये बंदा मुझसे जलसी करता है, इससे मुझे नहीं बुलाना। एट्थ हाउस के वो गुप्त शत्रु हैं, जिनका आपको पता नहीं कब निकल के आएंगे। ये वो दुश्मन है जो अपनों में भी आपको मिल जाते हैं, क्योंकि पैतृक संपत्ति है। अब आप जब पैतृक संपत्ति लेने जाओ तो जो डिस्प्यूट की प्रॉपर्टी हो जाती है वो यहीं से आती है। ठीक है। नाइन्थ हाउस है हमारा धर्म। हम किस धर्म को फॉलो करेंगे, अपने धर्म को फॉलो करेंगे या हम कन्वर्ट हो जाएंगे। और हायर स्टडी, जो लोग बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए यहीं से आते। ठीक है। यहां से हम देखते हैं साली, यहां से हम देखते हैं देवर। अगर ये पति है तो ये पति के छोटे बहन भाई हैं। ठीक है, ये मेरे छोटे बहन भाई हैं, और ये मेरे पति के छोटे बहन भाई हैं। ठीक है। अब ये हाउस भाग्य का है, क्योंकि वो हमें भाग्य से मिलते हैं। अगर आपका भाग्य भाव अच्छा है तो भाग्य से बड़े अच्छे ससुर ननंद मिल गई या देवर मिल गया। और अगर भाग्य का साथ नहीं है तो ये सबसे पहले आपकी एक सिचुएशन बना देंगे कि आपका मूड खराब हो जाएगा। ठीक है। अब ये माँ है, तो टेंथ हाउस पिता है। अब टेंथ हाउस हमारा कर्म स्थान भी है, हमारा करियर भी है। तो हम अपने जीवन में क्या काम करेंगे, किस काम से पहचाने जाएंगे, वो भी हम टेंथ हाउस से देखते हैं। अगर मैं आज एस्ट्रोलॉजर हूँ और लोग मुझे चार जानते हैं, तो इसका मतलब मेरा टेंथ हाउस बहुत अच्छा है। ठीक है, चाहे काम कोई भी हो, आप ब्यूटिक चलाओ, पार्लर चलाओ, अगर टेंथ हाउस अच्छा है तो आपका काम बहुत अच्छा हो जाएगा। और अगर आपका टेंथ हाउस अच्छा है तो आपकी पिता से विचार अच्छे मिलेंगे, आपको सासू माँ भी अच्छी मिल जाएगी। ठीक है ना। तो टेंथ हाउस जो है वो बड़ा मिस्टीरियस है, क्योंकि यहाँ पर जुड़ी है सास।
और ये किसी को अच्छी मिल जाए तो समझ लो आपको यही स्वर्ग मिल गया। घर के साथ साथ घर के बाहर भी आपको स्वर्ग मिल गया। 11th हाउस आपका इच्छाओं का है। ये लाभ का स्थान है। ये अगर कर्म है तो ये कर्म फल है, और ये दोनों शनि के अधीन है। इसीलिए शनि महाराज कर्म के देवता हैं और कर्म फल के देवता। वो पूजा वूजा नहीं कहते, वो इकलौते ऐसे देव हैं जो कहते हैं मेरी पूजा मत करो। फिर भी लोग क्या करते हैं, फीमेल्स को बोल देते हैं दिया जलाओ, उन पे तिल चढ़ाओ, उन पे तेल चढ़ाओ, जबकि फीमेल को तो उनके सामने भी नहीं जाना चाहिए। ठीक। 12th हाउस से हम देखते हैं विदेश। ये हमारा खर्चा है। ये अगर ऋण है तो ये उसकी ईएमआई है। और यही हाउस है जो आपको ध्यान, साधना, किसी एनजीओ से जुड़ना भी दर्शाता है, कि अगर आप किसी एनजीओ से जुड़े हो तो वो यहीं से आएगा। ठीक है, ये समझ में आया आपको? चलिए, एक हाउस से एक 120 आइटम्स देखी जाती हैं। वो सारी 120 आइटम्स पे अगर आपने फोकस कर लिया तो आपकी प्रोडिक्शन 99% अच्छी जाएगी जाएगी। सिर्फ उसकी आइटम्स को आपको पता पकड़ना है और उसी से कनेक्टेड आपको रेमेडीज देनी है। यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि शनि महाराज पीछे पड़े हैं, राहु पड़ा है, नहीं। जब आप पढ़ोगे तब आपको एक एहसास होगा कि जो रीलों में, जो वीडियोस में लोग बोलते हैं, ये इसको अमीर करेगा, ये इसको गरीब करेगा, ये इसका ये कर देगा, तो आपको ये समझ में आएगा कि ये सब बातें हैं, सिर्फ शब्द हैं अपने तरफ अपना सामान बेचने का। ठीक है। मैं 20 ईयर से कर रही हूँ, मैंने कभी किसी को एक स्टोन नहीं बेचा। क्यों नहीं बेचा? क्योंकि दशा आगे बढ़ जाएगी, वो स्टोन बेचारे के पास रह जाएगा। और वो स्टोन अगर 20 साल 20 हजार का है या 25 हजार का है, तो वो इंसान सारी जिंदगी उसको फड़फड़ाता रहेगा, वो फेंक नहीं पाएगा उसको। और होता क्या है, दशा चली जाती है तो वो स्टोन बेकार है। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने फिरोजा पहना है। फिरोजा पहना मैंने शुक्र की दशा तक, जैसे ही शुक्र की दशा आएगी मैं इसको जल प्रवाहित कर आऊंगी, क्योंकि मुझे पता है इसके बाद ये मेरे लिए यूजलेस है, ये मुझे प्रॉब्लम कर देगा। अब अगर मैं रखूं इसको तो ये अभी उसी प्लेनेट का रिजल्ट देता रहेगा ना। अब वो रिजल्ट की दशा नहीं है तो वो मुझे डिस्टर्ब कर देगा। यानी कि अगर आपने एक ट्रेन पकड़ी है, उसके बाद आपको दूसरी ट्रेन पकड़नी है, तो इस ट्रेन की टिकट आपके लिए वेस्ट है। आप उसकी टिकट लेके घूमने के क्या करोगे? वो जस्ट वेस्ट है आपके लिए। उसी तरीके से जब आप कोई भी स्टोन प्रेफर करते हो, वैसे तो मैं बताऊंगी कैसे प्रेफर किया जाता है, मेरा काम सिखाना है। लेकिन मैंने अपने टाइम पे क्यों नहीं किया? इसीलिए क्योंकि लोग तो पहले ही दुखी होते हैं, ऊपर से मैं उनको बोल दूं डायमंड पहन लो, वो बेचारा रो धो के पहन ले, और शुक्र उसका खराब है या शुक्र की दशा चली गई तो उसको छोड़ नहीं पाएगा, क्योंकि वो उससे अटैच हो गया है। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। हमने भाव को समझ लिया, हमने राशियों को समझ लिया। अब हर इंसान का एक स्वभाव है। अब मैं कैसी हूँ, मेरा तत्व कैसा है? मैं एक फीमेल हूँ। मेरा स्वभाव, मेरा रंग फेयर है, और मैं बहुत ब्लंटली बोलती हूँ। ठीक है, या मैं बहुत सॉफ्ट बोलती हूँ, या मैं अपने काम पे बहुत पक्की हूँ, या मैं इधर उधर की बात कर रही हूँ। तो इसी तरीके से राशि का भी एक स्वभाव होता है। जैसे कि जल तत्व, इनको 4 भावों में बांटा गया है, 12 राशियों को। जल, अग्नि, वायु और पृथ्वी में। जल तत्व में आती है 4 नंबर, 8, 12, अगर इसको नंबर से याद करें। नहीं तो वैसे कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि, ये वाटरी एलिमेंट है। अब वाटर क्या है? फीलिंग, सेंटिमेंट्स, इमोशंस। क्योंकि हमारी बॉडी में 60% पानी ही है। ठीक है ना? तो पानी क्या है? वो हर चीज को अपने अंदर ऑब्जर्व करता है। तो हम दूसरे के दुख में दुखी हो जाते हैं, दूसरे के सुख में हम खुश हो जाते हैं। मतलब ये हमारा एक नेचर हो गया है। जहां कर्क राशि रिवर है, वहीं पर वृश्चिक राशि दलदल है। और 12th जो मीन राशि है वो समंदर है। अब कर्क राशि वाले बड़े प्योर होते हैं, वो चालाकियां नहीं करते। वृश्चिक राशि वाले दलदल हैं, आपको नहीं पता उस दलदल के अंदर मगरमच्छ बैठा है कि अजगर बैठा है। तो वृश्चिक राशि वाले बड़े सिक्रेटिव होते हैं, वो घात लगा के बैठते हैं और फिर अपना काम करते। मीन राशि वाले समंदर हैं, और समंदर के अंदर इतना कुछ ही है, आप कुछ भी डाल दो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो भरे हुए हैं।
और वो भरा हुआ पन जो है वो छलकता है, जैसे समंदर छलकता है। नदियां नहीं छलकती हैं, नदियां चुपचाप बहती रहती हैं, लेकिन समंदर छलकता है। और जो दलदल है वो हिलता भी नहीं है, वो मूवमेंट ही नहीं करता कि पता चले कि मेरे अंदर क्या है। तो ये उनका फ्लेयर है। ठीक है। अब आते हैं अग्नि। 1 नंबर, 5 नंबर और 9। मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, ये अग्नि तत्व राशि है। ये मनमौजी हैं, गतिशील हैं। अग्नि देखिए ना, एकदम से बढ़ जाए तो भड़कती चली जाती है। भावुक है, गुस्सा जल्दी आता है, जातक साहसी है, ऊर्जावान है, आदर्शवादी है। भाई फायर है, उसमें तो ऊर्जा होगी ही दूसरे को जला देने की। ठीक है। और वायु। अब वायु स्टेबल नहीं है, ये हर किसी से मिल जाते हैं। हवा में हवा मिल जाती, हवा में खुशबू मिल जाती, हवा में धुआं मिल जाता है। तो इनका जो नेचर है, 3 नंबर, 7 नंबर, 11 नंबर वाला, ये बहुत जल्दी मिलनसार हो जाते हैं। विचारक हैं, जो विचार है दिखता नहीं है ना, विचार आया कि ज्योतिष सीखी जाए, किसी ने कह दिया चलो सीख लिया जाए, तो ये पुस्तकों पढ़ने का आनंद लेते हैं। मिलनसार होते हैं, बुद्धिजीव होते हैं। तो ये थोड़ा मूवमेंट, हवा वाला तत्व इनमें ज्यादा है। पृथ्वी तत्व, ये वाले बड़े सख्त हैं। 2 नंबर, 6 नंबर और 10, ये रूठ है तो ये बस जग रूठ है, ये नहीं मानने वाले फटाफट। ये इस राशि का, इस नक्षत्र का किसी को हस्बैंड मिल जाए तो वो पूरा हफ्ता आपका खराब कर देगा, ये कह के कि उस दिन तूने मेरी सब्जी में मिर्च नहीं डाली या नमक ज्यादा डाल दिया। मतलब वो पकड़ के बैठने वाले, क्योंकि पृथ्वी बहुत धीरे धीरे मूवमेंट करती है। तो ये भी थोड़े ऐसे ही हैं। व्यवहारिक हैं, विश्वास योग्य हैं, बौद्धिक चीजों से लगाव है, जहाँ तक जमीन से जुड़े हुए हैं। और ये खुश नहीं होते, और ये बड़ी जल्दी ऑब्जर्व करते हैं चीजों को। आप पानी डाल दो, पानी 2 मिनट में सोख लेता है पृथ्वी। ठीक है ना। तो वो देते कहाँ है, वो देते तो बाद में। आप बीज डालो, फिर आप सब्र करो, फिर वो 6 महीने बाद थोड़ा थोड़ा ग्रीन नजर आएगा। तो वो क्या है, वो स्लो है। अब ये वाले जो लोग हैं, खुश भी बहुत लेट होते हैं, और मुंह भला ले तो बस भूल जाओ कि वो नॉर्मल जल्दी से हो पाएंगे। ठीक। अब द्यू स्वभाव। स्वभाव कैसा है, हर राशि को उन्होंने 3 स्वभाव में बांटा। चर का मतलब है मूवेबल। मूवेबल का मतलब है आपने किसी को कुछ कह दिया, हंसी मजाक कर दिया, वो भूल जाएगा। ठीक है, तो वो चर है। मेष राशि, कर्क राशि, तुला, मकर, भूल गए। लेकिन स्थिर राशि वाले, यानी कि जो फिक्स हैं, नॉन मूवेबल हैं, वो वृषभ है, सिंह है, वृश्चिक है, कुंभ है। वृश्चिक राशि वाला सबसे बुरा है, वो याद रखेगा, 10 साल बाद भी याद रखेगा, और जहां मौका मिलेगा वो उसका हिसाब ले लेगा। अब डुअल, ये डुअल है बेचारे, मिथुन राशि, कन्या राशि, धनु राशि, मीन राशि। अगर ये किसी को बुरा मान गए तो चुप रहेंगे, और अगर कुछ कहना होगा तो मुंह पर कह देंगे, क्लियर कर लेंगे। ये इनका स्वभाव है। ठीक है। अब आते हैं इनकी, हर ग्रह का अपनी एक उच्च राशि है, एक नीच राशि है। मेष राशि का, उस मेष राशि में सूर्य उच्च के हो जाते हैं 10 अंश, अंश मतलब डिग्री। ठीक। और तुला राशि में ये नीच के हो जाते हैं। वृषभ राशि में ये चंद्रमा उच्च के होते हैं, वृश्चिक राशि में नीच के हो जाते हैं। शुक्र मीन राशि में 27 डिग्री पे उच्च के होते हैं, मीन कन्या राशि में 27 डिग्री पे नीच के हो जाते हैं। बुध कन्या राशि में अपनी ही राशि में उच्च का होता है, और मीन राशि में नीच का हो जाता है। गुरु कर्क राशि में 5 डिग्री पे उच्च का होता है, मकर राशि में नीच का हो जाता है। मंगल मकर राशि में 28 डिग्री पे उच्च का होता है, और कर्क राशि में नीच का हो जाता है। शनि तुला राशि में 20 डिग्री पे उच्च के होते हैं, मेष राशि में 20 डिग्री पे नीच के हो जाते हैं। राहु वृषभ राशि में, क्योंकि राहु केतु की अपनी कोई राशि नहीं है, वृषभ राशि में उनको उच्च का, वृश्चिक राशि में नीच का, केतु को वृश्चिक राशि में उच्च का और वृषभ राशि में नीच का कहा गया। इसको हम अभी एक्सप्लेन करेंगे क्यों। ठीक। अब बहुत से लोग आपके पास आएंगे कि मेरे बेटा होगा या बेटी होगी, आप बता दीजिए। वैसे तो जिसके माँ के पेट में है उसी को नहीं पता कि उसके पेट में क्या है, हमें बताने का राइट नहीं है। पर क्योंकि कई बार क्या होता है, किसी के दो दो लड़कियां हो चुकी हैं, उसको लालसा है कि पिछले कई परिवारों से लड़का नहीं है, तो आप बता दो, तब आप थोड़ा सा बता सकते हो। क्योंकि यहाँ पर राशियों का लिंग बताया जा रहा है।
मेष राशि पुरुष प्रधान है, मिथुन राशि, सिंह राशि, तुला राशि, धनु राशि, कुंभ राशि, ये 6 राशियां पुरुष प्रधान हैं। और वृषभ, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर, मीन, ये स्त्रीलिंग यानी कि फीमेल जेंडर को दिखाती है। जब इनकी दशा आती है उस समय में लड़का या लड़की होने का, और साथ में फिफ्थ हाउस में जो राशि पड़ती है वो हम अब आगे एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे आप देख सकते हैं। वैसे नहीं देखना है, ठीक है। जब इंसान पैदा होता है तो उसको एक राशि मिलती है, यानी कि चंद्रमा जिस राशि में बैठता है वो उसकी राशि हो जाती है। अब जब बच्चा पैदा हुआ तो उसका नक्षत्र देखा जाएगा, राशि देखी जाएगी, और उसी नक्षत्र और राशि के आधार पर उसको श- वर्णमाला से शब्द दिया जाएगा। यानी मेष राशि में किसी का जन्म हुआ है तो उसका नक्षत्र देखा जाएगा कि अश्विनी, भरणी, कृतिका किस में आया, उसके अकॉर्डिंग उसको ये वर्ड्स दिए जाएंगे कि इस शब्द से आप बच्चे का नाम रखिए। राशि से के अकॉर्डिंग, नक्षत्र के अकॉर्डिंग ही अगर नाम रखा जाए तो वो ज्यादा अच्छा रिजल्ट देता है, ठीक है। अब सूर्य राशि और चंद्र राशि क्या है, अब इसको एक्सप्लेन करते हैं हम। जब आपके पास कुंडली आती है, ये लग्न है, ये फिक्स है, ठीक है। कहीं सूर्य बैठेगा, कहीं चंद्रमा भी बैठेगा, कहीं तो बैठेगा ना, उसके साथ जो नंबर होगा वो उसकी राशि बताएगा। चंद्रमा के साथ जो नंबर आएगा वो राशि है। जैसे 11 नंबर में चंद्रमा बैठा है तो इसका मतलब इसकी कुंभ राशि है, ठीक। और अगर लगन में 1 है तो हम ये कहेंगे मेष लगन है और कुंभ राशि जातक को मिली है। अब जब उसका नाम रखा जाएगा तो कुंभ राशि से रखा जाएगा। क्लियर है? चलिए। और सूर्य जहां होगा वहां उसकी आत्मा होगी। चलिए, अब नेक्स्ट। यहाँ पर आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में हमें एक राशिफल नजर आता है, जिसमें ये लिखा होता है कि इस डेट से इस डेट में आपका बर्थ है तो आपकी ये राशि है, इस डेट से इस डेट में रहा है तो ये राशि है। आपने ये देखा ही होगा। लेकिन वैदिक में इसका कोई मतलब नहीं। वो एक वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हुए उन्होंने बनाया है। अब क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने जो रिसर्च करी, उन्होंने एक साइंटिफिक रीजन निकाला कि क्यों इसको हम माने और क्यों हम इसको नहीं माने। अब इसको मानने का मेरे पास कोई रीजन है नहीं, क्योंकि इन डेट्स पे कुछ भी ऐसी खगोलीय घटना नहीं होती जिससे हम ये मान लें कि अगर फरवरी का जन्म है तो मेरी कुंभ राशि ही बनेगी, ठीक है ना। तो हम किसको माने, हम इसको क्या क्यों नहीं माने, वो भी एक रीजन है। तो हम क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने कुछ अलग तरीके से हमें बताया है। तो अगर आपको याद हो, 14 जनवरी को मकर संक्रांति होती है। सॉरी, ठीक है। आपको पता है उस दिन हाँ लोहड़ी भी होती है। सुगंधा जी, आप पंजाबी हो? अच्छा नहीं, आप तो शर्मा हो। हाँ जी, शर्मा पंजाबी। तो मकर संक्रांति आपको याद रहती है हमेशा, जी। है ना। और तो कोई जी। संक्रांति हम याद नहीं करते, हम मकर संक्रांति को ज्यादा मानते। जी। तो 14 जनवरी को मकर संक्रांति होती, इसी को हम याद रख के चलेंगे। 14 जनवरी से 14 फरवरी सूर्य मकर राशि में रहते हैं, ठीक है। और 14 फरवरी से 14 मार्च सूर्य कुंभ राशि में रहते हैं। 14 मार्च से 14 अप्रैल सूर्य मीन राशि में रहते हैं। 1 मिनट। हाँ बेटे। हाँ हाँ, मेरी क्लास चल रही है, बताओ। अच्छा, अदिति से बात हुई थी? अदिति से बात हुई थी तुम्हारी? मैंने तो कर दिया था, तुम पूछ लो एक बार किसने ज्वाइन किया कि नहीं। ओके।
ठीक है। और 14 अप्रैल से 14 मई सूर्य मेष राशि में रहते हैं। 14 मई से 14 जून तक सूर्य वृषभ राशि में रहते हैं। 14 जून से 14 जुलाई सूर्य, वृषभ के बाद आती है मिथुन। और 14 जुलाई से 14 अगस्त सूर्य रहते हैं कर्क राशि में। 14 अगस्त से 14 सितंबर सूर्य रहते हैं, कर्क के बाद आती है सिंह राशि में। फिर 14 सितंबर से 14 अक्टूबर तक सूर्य रहते हैं कन्या राशि में। 14 अक्टूबर से 14 नवंबर तक रहते हैं सूर्य तुला राशि में। 14 नवंबर से 14 दिसंबर सूर्य रहता है वृश्चिक में। 14 दिसंबर से 14 जनवरी तक सूर्य रहते हैं धनु राशि में। ठीक है। अब ये तो रहा हमारा एक साइंटिफिक कि हाँ, इस राशि पर सूर्य ने परिवर्तन किया, ये हमें याद रहता है। अब इसमें डेट्स में 15-16 हो सकता है, क्योंकि बीच में 31 के दिन भी होते हैं और बीच में फरवरी का महीना भी आता है जो 28 दिन का होता है। तो कहीं पर 16, कहीं पे 14-15 आएगा, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना। अब आप कहोगे कि इसका मतलब क्या है, मुझे इससे क्या लेना देना तो इससे लेना देना यहाँ पर आएगा कि मान लीजिए कई बार क्या होता है, कुछ लोग पुराने पंडितों से टेवा बनवा लेते हैं, है ना, और उसमें डेट वेट उन्होंने संस्कृत में लिखी होती है तो समझ में नहीं आती है, तो वो लोग रोल लेके आ जाते हैं आपके पास, जी इसी से देख लो। तो अब हम क्या करें, हमें समझ में नहीं आ रहा। तो हम देखते हैं कि भाई बंदे का सूर्य कहाँ है, हम कैसे सूर्य की गणना करके उस इंसान का महीना, डेट और टाइम निकाल सकते हैं। ये मेथड आपको यहाँ पर समझ में आएगा। उसमें आपको उसकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ चार्ट से। अब मान लीजिए किसी का सूर्य सिंह राशि में बैठा है, ठीक है, और यहाँ पर कुछ डिग्री लिखी है, हम 5 डिग्री लिख लेते हैं। ठीक है। आप कुछ भी डिग्री हो आपकी, आप चेक कर सकते हैं। आप देखिए 5 नंबर राशि सूर्य कब आया, यानी कि सिंह राशि में सूर्य आता है 14 अगस्त से 14 सितंबर के बीच में। ठीक है। तो उस इंसान का बर्थ 14 अगस्त से 14 सितंबर के बीच में है, ये हमें पता चला। अब क्योंकि सूर्य एक दिन में 1 डिग्री चलता है और 30 दिन में राशि बदलता है, यहाँ पर डिग्री लिखी है 5, तो 14 में 5 अगर हम ऐड करेंगे तो बनी हमारे पास 19 तारीख। ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि भाई आपका जो जन्म है वो अगस्त में 19 या 20 तारीख का है। ठीक है। अब टाइम निकालना है, टाइम निकालना भी आना चाहिए, ताकि आप घड़ी देखकर प्रोडिक्शन कर सकें। सारी जिंदगी कुंडलियां थोड़ी ना देखनी है, वो जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस करेंगे तो आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। अब एक मेथड और हमारे ऋषि मुनियों ने दिया कि जो सूर्य है वो बहुत पंचुअल है। यहाँ नहीं बनाते, हम यहीं पे बना लेते हैं। हम कहाँ डब्बा बनाएंगे, डब्बा बनाने से बचना चाहिए, यहीं पे बना लेते हैं। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि भाई अब सूर्य जो है वो बहुत पंचुअल है। अब अगर मैं दिल्ली में रहती हूँ तो 5:55 पर सनराइज आता है। आप अपने एरिया का सनराइज गूगल से ले सकते हैं। ठीक है। अब सूर्य उत्तरायण होते हैं और दक्षायण होते हैं, आपने सुना होगा। ठीक है ना।
अब सूर्य जब, अगर आप अप्रैल का महीना देखें तो 5:55 पर मेष फर्स्ट हाउस में यहीं पे सूर्य मिलते हैं आपको, मेष राशि मिलेगी आपको। और अगर मेष राशि नहीं है, यहाँ पे राशि कोई भी हो, हाउस यहीं, सूर्य यहीं मिलेगा आपको। ठीक है, यहाँ पे अगर राशि नहीं भी हुई है तो सूर्य जब यहाँ पर मिलेगा तो सुबह के 5:55 होंगे। एक लगन, यानी कि 1 घंटा 55 मिनट का है, और मोटा मोटा 2 घंटे का है। कहीं पे 145 मिनट का है, कहीं पे 55 का है। तो हम ये हिसाब लगाते हैं कि 1 घंटा 55 मिनट का एक लगन है, यानी कि 1 घंटे 55 मिनट में जो बच्चे पैदा होंगे उन सबको सेम ही टाइम मिलने वाला है। ठीक है, तो 1 घंटा 55 मिनट के हिसाब से 5:55 में अगर सूर्य यहाँ आया तो 6:55 7:55 तक सूर्य यहीं रहेगा। तो जब वो इंसान आपके पास आया और उसका सिंह राशि में सूर्य है और उसके लगन में ही बैठा है, तो आप उसको कह सकते हो श्योरिटी के साथ कि बेटा तुम्हारा जन्म जो है सुबह 6 से 7 बजे के बीच में, 6 से 8 बजे के बीच में हुआ है। तो वो डिनाई नहीं कर सकते। आप इसको एज एग्जाम्पल अपने घर की 10-15 कुंडलियां ले लो, उसमें इसको प्रैक्टिस करोगे तो आपको वही चीज मिलेगी कि यस ये चीज है। ठीक, तो एक ये घड़ी आप बना के रख सकते हैं। ठीक है, 7:55 से 8 9:55 तक यहीं रहेगा। 9:55 से 10:55 11:55 सूर्य यहीं रहेगा। 11:55 से 12:55 1:55 यहीं रहेगा। 1:55 से 2:55 3:55 यहीं रहेगा। 3:55 से 4:55 5:55 यहीं रहेगा। 5:55 से 6:55 7:55 यहीं रहेगा। 7:55 से 8:55 यहीं रहेगा। 9:55 से 10:55 11:55 यहीं रहेगा। 11:55 से 12:55 और फिर आएगा 1:55, ठीक है यहीं रहेगा। 1:55 से 2:55 3:55 यहीं रहेगा। और 3:55 से 4:55 5:55 यहीं रहेगा। तो ये घड़ी फिक्स है। सूर्य ने ऐसे ही चलना है, राशियां बदल सकती हैं लेकिन सूर्य की स्थिति यही रहेगी। ठीक है, तो आपने एक चार्ट से, सिर्फ एक चार्ट से महीना निकाल लिया, डेट निकाल ली, टाइम निकाल लिया, तो हम हो गए ज्ञानी। समझ में आया आपके? चलिए, ये ये समझ में आ गया अगर आपके, तो बस समझ लो लाइफ जिंगल है। तो हम इस 22 वाले को नहीं मानते। ठीक है, क्यों नहीं मानते इसका अब आपके पास रीजन है। कोई आपको बोले तो को मैं ये नहीं मानती, मैं तो अपने हिसाब से चलूंगी बात कर। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में, हमारे वैदिक में, सूर्य को आत्मा कहा गया है और चंद्रमा को मन कहा गया है। लग्न है वो एक पात्र जिसमें आत्मा आकर बसी है, मन आके बसा है। ठीक है ना? तो एक्चुअल में जो लगन है वो हमारा एक पिंड है जिसके अंदर आत्मा वास करती है, जिसमें मन रूपी हमारा हृदय वास करता है। ठीक, अब राशियों का आपको पता चल गया। ठीक है, चंद्र राशि से अलग अलग होने पर एक ही माता के दो पुत्र हों तो उनका स्वभाव व्यक्तित्व दोनों का अलग हो सकता है। वह किसी की भी दो संतानों की एक ही राशि मेष या दूसरे की कर्क हो तो इस प्रकार की भिन्नता देखी जा सकती है। मेष राशि के लोग बहुत अधिक ऊर्जावान सक्रिय होते हैं और कर्क राशि के लोग अत्यधिक भावुक और इमोशनल होते हैं। तो यहाँ ये बताया गया है कि एक ही बच्चे के, माँ के दो बच्चे हों अलग अलग राशि हो तो उनका स्वभाव गुण अलग हो जाते हैं। ठीक है, सूर्य राशि और चंद्र राशि के बारे में मैंने बता दिया। तो इन्होंने बताया कि यदि चंद्रमा सूर्य की सिंह राशि में होगा तो इंसान कैसा होगा। तो उसका इंसान आत्मा का कारक है, तो पिता ऊर्जा सरकारी पद का इंसान को क्रेज रहेगा। चंद्रमा अपनी ही राशि में बैठा है तो मन का कारक है, तो माता और भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पर ये सारे प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग बताया कि कैसी आपकी राशि हो तो क्या हो। ये चीज मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि हर ग्रह की दो राशियां हैं और दोनों ही राशियों का स्वभाव कैसे अलग अलग हो जाता है। ठीक, अब आते हैं, ये वाल चैप्टर भी मैं समझा चुकी हूँ कि फर्स्ट हाउस लगन है, जहां चंद्रमा बैठेगा वो आपकी राशि है। ठीक
अब एक राशि क्या है, एक राशि मेहनत करती है और एक राशि बड़ी मजे से खा रही है। तो यहाँ पर ये दिखाया गया कि बौद्धिक जो मेहनत करने वाली राशियां हैं, ठीक है, बौद्धिक और मानसिक, ये राशियां बताती हैं कि कौन मेहनत करने आया है और कौन मजे लूटने आया है। तो इसमें सूर्य और चंद्रमा को नहीं लिया गया है। ठीक। अब हर ग्रह की एक दृष्टि है। एक तो सामने है, ये तो सभी की है, मतलब सबकी सातवीं दृष्टि है। हर ग्रह अपने से सातवें घर को देखता है। कैसे देखता है? मान लीजिए आपका सूर्य यहाँ बैठा है, तो सातवीं दृष्टि कहाँ पड़ेगी? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, यही देखेगा। बुध भी सातवीं दृष्टि से देखता है, शुक्र भी सातवीं दृष्टि को देखता है, चंद्रमा भी सातवीं दृष्टि को ही देखता है। एक मिनट। हाँ बोलो, बोलो। मेरा ठीक चल रहा है, तू बता क्या बात है। अच्छा, ठीक है, ठीक। हम्म। क्या? ठीक है, ठीक है, ओके। तो हर ग्रह की सातवीं दृष्टि तो फिक्स है, लेकिन शनि, गुरु और मंगल को एक्स्ट्रा दृष्टियां मिली हैं। ये अपने से चौथे, तीसरे और आठवें, नौवें को भी देख लेते हैं। वो कैसे देखते हैं, यहाँ पर हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे ये मैंने बताया कि अपने से सातवें ग्रह को देखते हैं सीधा, कहीं पे भी बैठेंगे सातवें को देखेंगे। राहु केतु को चौथी, सातवीं और नौवीं राशि दी गई है, दृष्टि दी गई है, सॉरी। तो यहाँ पे भी ये बैठते हैं, वहां से हम काउंट करेंगे, उस भाव से ही काउंट करना है। तो ये पांचवी, सातवीं और नौवीं दृष्टि से देखते हैं। ठीक। मंगल को चौथी, सातवीं और आठवीं दृष्टि दी गई है। अब इनकी दृष्टि का प्रभाव क्या है? मंगल लड़ाई झगड़ा का कारक है और ऊर्जा का कारक है, तो वो लड़ने झगड़ने के लिए रेडी रहता है। इसीलिए कुंडली मिलान करते हुए भी मंगल को देखा जाता है। मंगल जहां देखता है उसी से झगड़ा भी करता है, वहीं पे अपनी ऊर्जा डाल देता है। तो सामने वाले को उकसाता है, लड़ो मेरे से, आओ आओ पंगे लो मुझसे, तुम छेड़ो तो सही, फिर देखेंगे, हम तुम्हें बताएंगे। तो मंगल जहां बैठता है वहां से चौथी, आठवीं, सातवीं और आठवीं दृष्टि से वो देखता है। अब शनि, शनि महाराज तीसरी, सातवीं और दसवीं दृष्टि से देखते हैं। शनि महाराज यहाँ से तीसरी, सातवीं और दसवीं दृष्टि से देखते हैं। अब शनि की दृष्टि में क्रूरता ज्यादा है, गुस्सा ज्यादा है। तो जिस भाव से देखता है उस भाव के रिजल्टों को खराब करता है, वहां से आपको तकलीफ आती। ठीक है, यानी लगन में बैठा है तो थर्ड हाउस, छोटे बहन भाई पहले से बनेगी नहीं, फिर जीवन साथी से बनेगी नहीं, फिर दसवें घर में पिता से बनेगी नहीं, विचार नहीं मिलेंगे आप उससे। ठीक। गुरु, गुरु की दृष्टि में ब्लेसिंग है, वो जहां देखते हैं उसको बढ़ा देते हैं। तो गुरु अगर लगन में बैठे हैं तो पंचम से पढ़ाई बहुत करेगा, कंपटीशन करेगा। सप्तम भाव स्पाउस को बड़ा ब्लेस करेगा, स्पाउस का बड़ा केयरिंग हो जाएगा। भाग्य को देखेगा तो धर्म स्थान की तरफ उसका अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। वो पूजा पाठ के कारक हैं तो पूजा पाठ करवाएंगे। पंचम को देख रहे हैं तो पिछले जन्म के कर्म आपने जो किए उसका फल आपको अब मिलेगा। तो आपको संतान की तरफ से सुख दे देंगे। तो उनका एक तरीका है कि आपको कहाँ से ब्लेसिंग आएगी। ठीक। तो गुरु अगर सेकंड हाउस में है तो सिक्स्थ हाउस को, एट्थ हाउस को, टेंथ हाउस को देख के ब्लेस कर रहा हो। ठीक है, ये समझ में आया आपको? यस अरे कोई मैम। बाकी भी बोल दो, बाकी सब चुपचाप बैठे हैं। समझ तो आ रहा है बट कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, पढ़ के लिख लिख के ही अच्छे से लर्न होएगा। नहीं नहीं, है ये ना? रिकॉर्डिंग आप एक दो बार यस सुन। यस यस समझ आ रहा है। चलो बढ़िया है। अब देखिए, हर राशि, हर इंसान का एक कंफर्ट जोन होता है, जहां पे वो बैठ के बड़ा कंफर्ट हो जाता है। तो सूर्य मेष राशि, सिंह राशि में, अपनी राशि में कंफर्ट हो जाते हैं। मंगल मेष राशि में, शुक्र तुला राशि में, बुध कन्या राशि में, गुरु धनु राशि में, शनि कुंभ राशि में और चंद्रमा कर्क राशि में। ये इनकी कंफर्ट जोन की एक जगह है कि हाँ हम यहाँ पर कंफर्ट जोन में हैं। अब ये हुआ चैप्टर खत्म। ठीक है, ये थोड़ा फास्ट था,
इसलिए आपको पहली बार में नहीं समझ में आएगा, जब चौथी पांचवी क्लास तक आओगे ना, फिर आपको समझ में आ जाएगा, हाँ अब मैं समझ सकता हूँ। अभी तो क ख ग है, अभी आप कलम पकड़ना सीख रहे हो। अच्छा, अब एक चीज मैं आपको बताऊं, क्यों इन ग्रहों के यही राशियां हैं जिसमें ये उच्च नीच के हो रहे हैं। इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे थ्योरी के साथ, ये दिमाग में फिर बैठ जाएगी, फिर आपको राशियां नहीं याद करनी पड़ेंगी। जब ये ज्योतिष बना ना, तब राजे महाराजे सिर्फ पता करते थे कौन से सितारे हैं, बारिश कब होगी, सूखा क्यों हेलो। पड़ा है, कोई की बात दुश्मन तो नहीं पूछिए आ क्या पूछिए। जाएगा। तो उनका ये मतलब नहीं होता था कि आम इंसान मोबाइल में लेके घूम रहा राधे है राधे एस्ट्रोटॉक प्रभु। की तरह। ठीक। तो ये तो अब आया है, पहले ऐसा नहीं था। तो क्यों अब उसको उसी के साथ हम जोड़ते हैं। तो सूर्य जो है ना वो राजा है, ठीक है। एक राजा अपने आप को स्ट्रांग तब समझता है जब उसके पुत्र हो जाता है। ये आज की बात है कि हम जेंडर नहीं मानते, लेकिन पहले एक राजा का कर्तव्य हो जाता था कि भाई वो प्रजा को अगला राजकुमार दे। तो सूर्य पंचम जो हमारा संतान का कारक है, यहाँ सूर्य है। और ये मेष राशि में उच्च का हो जाता है। कब उच्च का हो जाता है? जब उसके संतान हो जाते हैं, कि हाँ मेरे साथ मेरा राजा खड़ा है, मेरा बेटा खड़ा है। और एक राजा के लिए उसकी प्रजा उसकी संतान होती है, और उसका कर्तव्य है कि वो राजा बन गया तो अब वो सेल्फिश नहीं हो सकता। उसकी अपनी कोई निजी जिंदगी नहीं होती, उसका जो जीवन है वो प्रजा के लिए है। जिस समय ज्योतिष बना उस समय सोच यही थी। अब जब राजा सूर्य है, वो लगन में उच्च का हो गया मेष राशि, ये मेष राशि के अंदर फिक्स है, ठीक, कि यहाँ पे ये उच्च का होगा। अब तुला राशि में सूर्य नीच का हो जाता है, क्योंकि ये शुक्र की राशि है। अब एक एग्जाम्पल है कि राजा दशरथ राजा था, उसने प्रजा को राजकुमार दिया राम। तो उसे कोई अधिकार नहीं था कि वो एक स्त्री को ऐसा वचन दे दे और उस वचन के तहत वो अपने राजकुमार को ही वनवास भेज दे। तो उसको कोई राइट नहीं था। पर वो वचन पे फंस गया था कि प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो इसलिए सूर्य शुक्र की राशि में नीच का हो जाता है, कि जब कोई राजा अपना राज्य छोड़कर, अपने घर की भलाई छोड़कर एक स्त्री की ही बात सुनेगा, तो वो नीच का है। तो इसलिए सूर्य तुला राशि के अंदर नीच के हो जाते हैं, ये फिक्स, ठीक। अब ये चाहे वृषभ राशि में बैठ जाए तो वहां पे भी अच्छे रिजल्ट नहीं दे, ठीक। अब आते हैं गुरु पे। गुरु कर्क राशि में उच्च के हो जाते हैं, ये चौथा घर है, ये माँ का घर है। माँ चाहे अनपढ़ हो, वो अपने बच्चे को संभालना जानती है। उसे किसी से सीखना नहीं पड़ता कि बच्चे को कैसे संभालना है, बच्चे को क्या आचरण सिखाना है। इसीलिए पहला गुरु माँ है, चाहे वो अनपढ़ हो। और एक गुरु, पहले पहले राजे महाराजे अपने बच्चों को भी सर मुंडा के भिक्षाम देही करते हुए भेजते थे कि जाओ कुटिया में जाके गुरु से सीख के आओ। आज गुरु घर भी आ जाता है, लेकिन पहले गुरु नहीं आता था। पहले किसी का कितना ही बड़ा राजा हो, चक्रवर्ती राजा का भी बेटा होता था तो वो उसको कुटिया में जाके गुरु की शरण लेके फिर सीखना पड़ता था। इसलिए गुरु चौथे घर में उच्च के होते हैं। अब कोई ज्ञान, अब कोई बहुत ही अच्छा ज्ञानी है, लेकिन घूम घूम कर ज्ञान दे रहा है। अब कोई कहे कि मैं तो 1000 रुपए में आपको कुंडली देख के बता सकता हूँ, और कोई कहे कि मैं 50 रुपए में देख रहा हूँ। अब 50 वाला चाहे कितना ही अच्छी प्रिडिक्शन कर दे, आप उसके ऊपर शक ही करोगे, नहीं यार इसकी बात सच्ची नहीं हो सकती। उसी तरीके से जब हम किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो हम 11,000 भी पे कर देते हैं, और वहीं कोई मेट्रो में मिल जाए तो हम कहेंगे यार ऐसी बातें मार रहा था, ज्ञान झाड़ रहा था। तो वो क्या है, गुरु उच्च का हो जाता है चौथे घर में, और 10वां घर ये बाहर है, ये घर है। तो यहाँ पर गुरु उच्च का हो जाता है, बाहर घूम घूम के ज्ञान बांटने वाला गुरु नीच का हो जाता है। क्लियर है? उसी तरीके से मंगल 4 नंबर राशि में नीच का हो जाता है, और 10 नंबर में मंगल उच्च का है। क्यों? क्योंकि मंगल को सेनापति कहा गया है, और सेनापति के लिए जंग ही सब कुछ है। तो वो घर में रहेगा तो घर में सबसे लड़ेगा,
और बंदा कहेगा यार तू जा कहीं काम धंधा कर। तो फौजी जो है वो जंग के मैदान में अच्छा होता है, घर में नहीं अच्छा होता। इसलिए चौथे घर में मंगल नीच का हो जाता है, और 10वें घर में उच्च का हो जाता है। और अब देखो कि ये राशि शनि की है। मजा आता है ना वहां पर जहां पर सब अपना ज्ञान झाड़ रहे हो, और आप उसको कुछ ऐसी बात बोलो कि वो चुप हो जाए। तो झंडा क्या है, दुश्मन की हद में लगाया जाता है। तो मंगल जो शनि का मित्र नहीं है, वो उसी की राशि में उच्च का हो जाता है। कि तुम्हारे घर का राजा तो मैं हूं, घर तुम्हारा है। अब फॉर एग्जाम्पल आपने घर किसी को किराए पे दिया, और उसका फ्रेंड एमएलए है। अब वो एमएलए आपसे थोड़ी ना बात करेगा, वो तो आपके किराएदार से बात करेगा। आप वो यार क्या कर सकते हैं आप उससे किराया भी मांगने जाओगे ना, कहो बाबू जी क्या हाल चाल है, हमारी याद नहीं आई, किराया दे दो। मतलब सीधा उसको ये नहीं बोल सकते हाँ तेरा किराया नहीं आया। कहेगा साढ़े तेरे को कराता हूँ, अभी नहीं दूंगा जा। कर ले, कहाँ जाएगा। तो वहां पे क्या है, दूसरे की हद में जाके अपना झंडा लगाना। तो मंगल 10 नंबर में उच्च का हो जाता है। ठीक है, ऐसे समझ में आएगा ना, ये बैठ जाएगा, ये जाएगा नहीं। क्या? अब चंद्रमा, चंद्रमा माँ है। चंद्रमा वृषभ राशि में शुक्र की राशि में उच्च का होता है। और ये क्या है, परिवार। उस स्त्री को मान सम्मान 100% मिलेगा जो अपना पति, अपने बच्चे, दोनों परिवारों की इज्जत लेके साथ चल रही है। उस स्त्री को हमेशा मान सम्मान मिलता है, इसीलिए चंद्रमा शुक्र की राशि में सेकंड हाउस में उच्च का होता है। ठीक है, तो यहां पर ये उच्च का हो गया शुक्र की राशि में। और वृश्चिक में ये नीच का हो गया। जब वो सिर्फ अपने परिवार का सोचेगी तब वो नीच का हो जाए। तो यहाँ वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच का हो जाता है। यहाँ पर ये अच्छे रिजल्ट नहीं देता। क्लियर है। अब आते हैं शुक्र पर। पहले जिस समय ज्योतिष विद्या बनी, उस समय कहा जाता था भजन भोजन और स्त्री पर्दे के अधिकारी। जितनी भी औरतों ने घर से बाहर या अपनी हद से बाहर, अपनी लक्ष्मण रेखा से बाहर पैर रखा है, उनको कष्ट मिले हैं। और उनके कारण उनके पतियों को भी कष्ट मिले हैं। एग्जाम्पल है द्रौपदी, सीता, या हम पद्मावत को अगर लें, पद्मावती जो थी, जिन्होंने बाद में जौहर किया, जिसपे मूवी भी बनी थी। तो उन सब के पीछे इवन आप पृथ्वीराज चौहान की पत्नी अहिल्या, संजोगता, सॉरी संजोगता के बारे में अगर आप पढ़ेंगे, तो उसने भी अपने जीवन में संघर्ष किया अपनी खूबसूरती के कारण। और इसीलिए शुक्र को उन्होंने कहा कि ये बेडरूम है, ये उसका गुप्त स्थान है। उसकी शुक्र जो है यहीं पे उच्च का होता है। तो वो जितना गुप्त रहती है, जितना अपनी लिमिट के अंदर रहती है, उतना ज्यादा उसको अच्छा माना गया है। अब शुक्र नीच का हो जाता है, सॉरी, शुक्र नीच का हो जाता है 6 नंबर राशि में। अब ये हाउस क्या है, रोग, ऋण और शत्रु। तो जब आपकी पत्नी शत्रु के सामने जाती है, यानी गली में लड़ाई हो रही है, आपके हस्बैंड भी लड़ रहे हैं, बीच में आपकी वाइफ जाएगी, तो जाहिर सी बात है इंसल्ट हो गई। आपकी वाइफ को किसी ने कुछ कह दिया या थप्पड़ मार दिया तो इंसल्ट हो गई। अब वहीं पे रोगी है तो भी वो नीच है, अगर वो ऋणी है तो भी वो नेगेटिव हो गई। और जितनी भी लड़के आज के टाइम में नौकरी वाली पत्नी की कामना करते हैं, उनका शुक्र ऑटोमेटिकली अगर कुंडली में उच्च का भी है तो नीच का ही रिजल्ट देगा। क्योंकि जब वो बाहर जाएगी, कोई फ्लर्ट करेगा, कोई उस पर ताने कसेगा, कोई उसको अपने हिसाब से काम करवाएगा, तो आपने अपनी घरवाली को, जो कि आपके घर की लक्ष्मी है, उसको किसी के घर की नौकरानी बना दिया है। अब चाहे हम उसको फेमिनिस्ट कहें, चाहे हम कहें फ्रीडम, चाहे हम कहें करियर, चाहे हम कुछ भी कह लें, उसको आप चांदी का वर्क जितना मर्जी लगा लो, पर वो अंदर से चीज जो है वो तो खराब ही है। जाहिर सी बात है, वो पैसा कमाने जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर शुक्र नीच का हो जाता है। और जब यहाँ पर रहता है, यानी कि आप उसे गुप्त रखें, आप उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करें, आप उसकी हर जरूरत को पूरा करें, तो शुक्र उच्च का है। फिर उसे जाने की जरूरत नहीं है। उच्च का शुक्र है, वो इंसान अपना नाखून भी नहीं दिखाएगा। मतलब आप उसके डीप नेक नहीं देख सकते, वो हमेशा अपने
मतलब जितनी भी महिलाओं को आप देखकर गवार बोलते हैं, वो सब उच्च के शुक्र की मालकिन है। मतलब जिन्होंने घर से बाहर नहीं निकले, जो अपने घर के अंदर ही रही हैं, जिन्होंने बच्चे पाले, बहुएं आ गई, जितनी हमारी नानी दादियां हैं ना, उन सब के शुक्र उच्च के थे। और सो कोल्ड हम एजुकेटेड और नौकरी करने वाले इंडिपेंडेंट, हमारा शुक्र नीच का है। अगर कुंडली में उच्च का भी है तो भी नीच का है, क्योंकि अगर सुंदर लड़की है बाहर जाएगी, चार लड़के उसको फ्लर्टिंग मारेंगे मारेंगे, और जहां उसका मन फिसला वहां पर वो गई, तो क्या हो गया, आपका शुक्र खराब हो गया। ठीक है। तो ये एक रीजन है। दूसरी बात, आपने उर्फी यादव देखी है, राखी सावंत देखी है, वो सब नीच का शुक्र है। उच्च का शुक्र आप समझ सकते हैं नीता अंबानी को, जिसको अपने आप को शोल्डर वैसे पहन के या कुछ पहन के दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब आते हैं बुध पे। बुध जो है बड़ा जिद्दी प्लेनेट है। बुध गोल है। बुध जुबान का कारक है। बुध चुगली का कारक है। बुध सुनने का कारक है, बोलने का कारक है, सूंघने का कारक है। अब बुध की एक जिद है। वो कहता मैं किसी की राशि में उच्च का होता ही नहीं, मैं अपनी ही बात को सही मानता हूँ, मैं किसी की बात को सही नहीं मानता। तो वो जिद्दी है, इसलिए अपनी ही राशि को मैं उच्च का होता है। और क्योंकि अब फॉर एग्जाम्पल दो लोगों ने बात की कि श्वेता जी बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। एक ने कहा नहीं, ऐसे ही बोल रही है ये। आपने कहा यार मैं एक बार ट्राई करके देख लेती हूँ कैसा पढ़ाती हैं, चलो मैं डेमो क्लास ले लेती हूँ या कुछ भी समझो। अब उसने कहा कि अच्छा नहीं पढ़ाती, लेकिन आपने एक्सपीरियंस किया मैडम बहुत अच्छा पढ़ाती, ये झूठ बोल रही। तो वो झूठ जो है, आपने एक्सपीरियंस किया तो वो झूठ खत्म हो गया। तो बुद्ध वही झूठ है। इसीलिए गुरु की राशि मीन राशि में आके वो नीच का हो जाता है, क्योंकि वहां उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। यानी कि किसी बात का क्लियर हो जाना, और आप किसी चीज को सीख के कम एक्सपीरियंस कर लेते हैं, नॉलेज पा लेते हैं, तो वो गुरु हो गया, क्योंकि नॉलेज का कारक गुरु है। लेकिन इधर उधर से पकड़ा हुआ जो ज्ञान है वो बुद्ध है। ठीक है। और अगर बुद्ध किसी का नीच का होगा तो वो चुगली मारेगा, चुगली सुनेगा, उसको बड़ा मजा आएगा। अच्छा अच्छा, उसके घर में क्या हुआ, अच्छा हाँ उसने ये कलर की साड़ी पहनी थी तो पहले भी पहनी है ना, तुम देखी होगी पिछले करवा चौथ में भी इसने यही साड़ी पहनी हुई है ना। और वैसे बोलती बड़ी है, बातें बड़ी करती है, अपने आप को बड़ा पढ़ा लिखा बताती है। अरे उस दिन इसने इंग्लिश में ये लाइन गलत बोली थी। अब दूसरे को सुन के मजा आ रहा है, उसको बोल के मजा आ रहा है, लॉजिक कुछ है नहीं, कुछ लॉजिक नहीं है ना। अब यहाँ पर कोई बोले कि भाई तुम्हें कोई लॉजिक समझ में आ रहा है, तो जिसको रियलाइज हो गया उसका गुरु एक्टिव हो गया, क्योंकि उसको फील हुआ यार ये सब फालतू की बात ही थी हम जो कर रहे थे। और एक बंदा कहे ना मैंने कोई गलत बात थोड़ी ना कही थी, तो वो बताता है बुद्ध कि आप उल जुलूल बातें ज्यादा कर रहे हो या आप काम की बात कर रहे हो। बुद्ध अच्छा होगा तो इंसान कमिटमेंट देगा, अपनी बात पर पक्का रहेगा। बुद्ध खराब होगा तो अपनी बात को मुंह पे मुकर जाएगा, मैंने कब कहा था कि मैं कुछ दूंगी, या मैं कुछ सिखा रही हूँ, या मैं बताने वाली हूँ ना। मैंने कब कहा था कि मैं तुझे अपना सूट दे दूंगी उस फंक्शन में पहनने के लिए, मैं तो नहीं दे रही। तो इस तरह की जो फेक कमिटमेंट है वो खराब बुद्ध की निशान। ठीक है। अब आते हैं राहु केतु पे। राहु केतु ही रह गया मेरे ख्याल से, नहीं शनि रह गया, शनि। ये तो खास है। अब शनि जो है ना वो सेवक है, कर्म का देवता है। लेकिन अगर ये सेवक राजा के लिए गोली भी खा ले ना, तो राजा उसको ज्यादा से ज्यादा पुरस्कार देगा, उसको लाके अपने सामने मंत्री नहीं बनाएगा। इसलिए सूर्य मेष राशि में, जहां सूर्य उच्च का होता है, शनि वहां नीच का हो जाता है। क्योंकि राजा से सेवक को कभी भी सम्मान नहीं मिलता। लेकिन उसकी पत्नी उसका सम्मान करती है कि भाई तुमने राजा की बड़ी जान बचा दी, तो बहुत अच्छे हो तुम। तो शुक्र की राशि में शनि उच्च का हो जाता है। और शनि को नपुंसक प्लेनेट कहा गया है। पहले पहले राजे महाराजे अपनी रानियों के साथ हिजड़े रखते थे, ताकि कोई बाहरी इंसान की नजर ना पड़े। तो इसलिए शुक्र की राशि में शनि उच्च का हो जाता है और सूर्य की राशि में नीच का हो जाता है। क्लियर है। अब आते हैं राहु केतु पे। क्योंकि राहु केतु की कोई है ही नहीं राशि, अब राहु सिर्फ हेड है। अब हेड पे क्या है, आंखें हैं,
देखना अच्छा लगता है, प्रॉन देखना अच्छा लगता है, दूसरों के मटक चटक देखना अच्छा लगता है। और नाक है, खुशबू बड़ी अच्छी लगती है उसको। हम कहते हैं ना, स्नेक रहता है चंदन के पेड़ पे, खुशबू के आसपास सांप होता है। अब इसका मुंह भी है, इसको चटपटा खाना भी अच्छा लगता है, इसको मोमोज खाना, गोलगप्पे खाना, स्ट्रीट फूड खाना बड़ा अच्छा लगता है। इसके पास कान भी है, इसे इधर की उधर घुमाना भी अच्छा लगता है, चुगली करना भी अच्छा लगता है। इसके पास हेड है, इसके पास दिमाग है। अब ये दिमाग इन्वेंशन भी कर सकता है, ये दूसरों के बीच में झगड़े भी करा सकता है। अब अगर राहु है सेकंड हाउस में, यहाँ उच्च का कहा गया, क्यों? क्योंकि इसको धन की ग्रीड है, खाऊंगा पीऊंगा पहनूंगा सुनूंगा, बढ़िया है। तो राहु को ये सब चीजें अच्छी लगती हैं। अब इसका बेस नहीं है, तो बेसलेस बातें करना, कहानियां गढ़ना, ये इसको बड़ा अच्छा आता है। सेकंड हाउस में अगर राहु हो तो इंसान राइटर हो सकता है और काल्पनिक चीजें लिख सकता है। अब इसको अगर शुक्र मंगल देख लेंगे तो ये महेश भट्ट जैसी मूवियां लिखेगा। अगर इसको मंगल देख लेगा तो एक्शन मूवी लिखेगा, पॉलिटिक्स की लिखेगा। और अगर इसको शनि देख रहा है तो ये मिक्खा सिंह जैसी मूवियां लिखेगा। अब क्योंकि ये यात्रा का हाउस है, यहाँ राहु आ गया, तो इसको घूमना फिरना एडवेंचर बहुत पसंद है। तो जब ये दो हाउसेस में राहु आता है तो खाना पीना, सुनना, बातें करना, आंखें मटकाना, खुशबू बढ़िया लगाना, ये सब चीजें इसको बड़ी अच्छी लगती। ठीक है। अब नाइन्थ हाउस और एट्थ हाउस, एट्थ हाउस है साधना, ध्यान, नाइन्थ हाउस है धर्म। अब वो कहता है मैं नहीं जाता मंदिर, मंदिर मैं नहीं मानता, मेरी तो गर्दन काट दी थी, मैं क्यों मानूं? तो वो इसको नहीं मानता, इसलिए यहां पर ये नीच का हो जाता है। मंदिर में अगर घंटा बजाओ तो राहु खराब हो जाता है, क्योंकि वो घंटा टन जो बजता है ना, सर पे बजता है, तो वो परेशान होता है। इसलिए मंदिर जाना राहु वालों को अच्छा ही नहीं लगता। ठीक है। अब आते हैं केतु पे। अब बेचारा केतु क्या है, केतु तो धड़ है सिर्फ। अब इसके पास मुंडी नहीं है। अब जिसके पास थॉट ही नहीं है, उसको चाहे आप खजाने के ऊपर बिठा दो, अब किसी मूर्ख को 1 लाख 1 करोड़ में क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए यहां पर केतु नीच का हो जाता है। अब अंधे बंदे को कोई कह दे कि चल बेटा तुझे कश्मीर घुमा के लाऊं, ठीक है, मैं क्या करूंगा वहां जाके? तू भी देख लियो कि देखूंगा क्या? तो वो नहीं देखेगा। तो इसलिए ना धन की कामना करता है, ना घूमने फिरने की कामना करता है, इसीलिए वो छुप के बैठता है, क्योंकि एट्थ हाउस छुपा हुआ है, नाइन्थ हाउस धर्म स्थान है। तो वो धर्म में और मेडिटेशन में, इंट्यूशंस में ज्यादा बिलीव करता है, इसीलिए केतु को स्पिरिचुअलिटी के साथ जोड़ा गया है और राहु को मेलिस्टिक चीजों के साथ जोड़ा गया है। समझ में आया अब? यस मैम। अब ये याद रहेगा। जी। हम्म। अब इसको आराम से वीडियो को जब देखोगे ना तो आपको पल्ले पड़ जाएगा, फिर मुश्किल नहीं लगेगा। क्लियर है? चलो, ये तो रहा इसका आज का। अरे बाप रे, सभी बैठे हैं लेकिन बात कोई नहीं कर रहा, ये क्या बात हुई? बात सिर्फ एक ही कर रहा। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको? यस मैम। अब हम नेक्स्ट क्लास करेंगे थर्सडे को। ठीक है, टाइमिंग यही रहेगी। टाइमिंग आप आगे पीछे भी करना चाहो तो आप मुझे पहले बता देना, जो आपको कंफर्टेबल लगे। ठीक है। ये पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगी। ठीक है, रिकॉर्डिंग आपको आज शाम को या फिर कल मिल जाएगी। ठीक है। अब दोबारा से देख लेना, दोबारा से समझ लेना। कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हो, 10 बार पूछो, 100 बार पूछो, कोई इशू नहीं है। क्लियर है? चलो, इससे आपको जी। इजी हो जाएगा समझना और आगे अप्लाई करना। ठीक है। डाउट तो अपने, पूछ सकते हैं। हाँ हाँ, डाउट पूछ सकते हो, अभी भी पूछ सकते हो, अभी भी कुछ डाउट है। ये भी पहले पूरा थॉरोली स्टडी खुद से करके फिर हाँ जो हाँ डाउट आएंगे। हाँ हाँ है हाँ, ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे, आपके माइंड जी। में कोई डाउट छोड़ेंगे ही नहीं हम, टेंशन मत लो। ठीक और है ना? कुंडली खुद से बनाना आ जाएगा, मतलब अपने आप से, कि हाँ कोई टाइम देखो, दे दे और date। आप आप अपने ऐप के अंदर एस्ट्रोसेज डाल लो,
उसके अंदर जी। अपनी डिटेल भरोगे, आपके पास चार्ट आएगा। आप सबसे पहले तो अपना सूर्य से टाइम और बर्थ निकालना सीख लो। आज सबसे ठीक। पहले इसी को कर लो। जब आप इसको करोगे बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा आपका कि यस, हम किसी के भी चार्ट से अब ये तो देख ही सकते हैं। ठीक है ना। और इसी को ठीक। फिर आपको प्रेडिक्शन करने में डेली यूज की भी सिखा दूंगी। मतलब आपसे कोई कह रहा है मैं इतने बजे आऊंगा, तो आपको पहले पता होगा कि इस इंसान के माइंड को आज कहाँ पर सवाल आने वाला। ठीक है। हम्म। तो वो भी आप सीख पाओगे। तो इसको आप मैं अच्छे से कर लेना, मैं आपको अभी पीडीएफ सेंड कर दूंगी। ठीक है ना, फिर मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट क्लास में।